हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 ऊष्मा। ऊष्मा क्या है ये जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। ऊष्मा होती क्या है? ऊष्मा होती है जिससे हमें गर्मी का एहसास हो। ठीक है, ऊष्मा से हमें क्या होती है? गर्मी। अगर हमें गर्मी मिलेगी तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी, है ना। तो इसीलिए जिस वस्तु से हमें गर्माहट का एहसास हो उसे क्या कहते हैं हम? ऊष्मा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि जो ऊनी वस्त्र है वो जतंत रेशों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? जन तत्व। जन तत्व किस क्या क्या अर्थ है यहाँ पे? जन तत्व का अर्थ है कि जो हमें किसी जंतु द्वारा, किसी जानवर द्वारा प्राप्त हो। जैसे हमें किसके द्वारा ऊनी वस्त्र मिलते हैं? किन किन जानवरों द्वारा? ऐसा हमने पढ़ा भी है, सुना भी होगा आपने कि जैसे भेड़ है, बकरी है, इन सब की खाल से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। पहले के ज़माने में तो बहुत इसका प्रयोग होता था। अब तो इतना उत्पादन हो गया है कि इतना संभव नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं से हमें ऊनी वस्त्र प्राप्त हों, है ना। क्योंकि अब धीरे धीरे आबादी भी बहुत बढ़ रही है और इतना जानवरों की भी जनसंख्या कम होती जा रही है, तो इसीलिए तो हमें कुछ मशीनों का, इन सब का भी सहायता लेनी पड़ती है साथ में, क्या कहते हैं, ऊनी रेशा बनाने के लिए। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम जानवरों की ही खाल से ऊनी वस्त्र को बनाया करते थे, जो बहुत ही गर्म होते थे। अब तो आपको बहुत कम दिखाई देंगे। इसके अंदर शेर, चीता, इन सब की खाल का भी प्रयोग होता है ऊनी वस्त्र को बनाने के अंदर। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। जो सूती वस्त्र है वो किससे बनते हैं? पादप रेशों से। वो सादे रेशों से बनते हैं। ठीक है, हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। शीतकालीन मतलब सर्दियों में तो हमें ऊनी वस्त्र की ही आवश्यकता होती है ना, इसीलिए हम क्या पहनते हैं? गर्म वस्त्र। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। जब गर्मियाँ होती है तब हम क्या करते हैं? हल्के रंग के सूती वस्त्र को पहनते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। ऐसा क्या होता है इसमें? ये हमें क्या करते हैं? ठंडक का अनुभव। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। आप सबको भी ये जानने के लिए उत्सुकता होगी कि हम गर्मियों में तो सूती वस्त्र पहनते हैं और परंतु शीतकालीन सर्दियों में हम क्या पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जैसा आप सब भी करते होंगे, है ना। तो क्या है, शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं, है ना। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। धूप में जाते हैं तो सबको गर्मी लगती है परंतु अंदर ठंड लगती है। पर ऐसा ही सर्दियों में क्या हो जाता है? इसके विपरीत हो जाता है। घर के अंदर तो हमें थोड़ा ठंडक लगती है और जब हम धूप में निकलते हैं तो हमें अच्छा लगता है धूप सेकना। सभी करते होंगे। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म अथवा ठंडी है? हमें कैसे पता लगता है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है? हम कैसे पता लगाते हैं कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इस पाठ का मेन यही है कि हमें ये जानना है कि ये वस्तु गर्म कैसे है अथवा ठंडी कैसे है और हमें इस सब का एहसास कैसे होता है। अब आगे चलें। आगे है 4.1 गर्म या ठंडा तथा ठंडा।
ठीक है, ये गर्म है तथा ठंडा है, कैसे पता चलेगा हमको? अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, इनमें से कुछ गर्म है तो कुछ ठंडी। ठीक है, हम हर रोज़ भी देखते हैं कि कुछ चीज़ें हम गर्म इस्तेमाल करते हैं और कुछ ठंडी। चाय गर्म है तथा बर्फ़ ठंडी होती है, ये सभी को पता है। चाय कैसी होती है? गर्म, और बर्फ़ ठंडी। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। आपको कुछ वस्तुओं के बारे में बताया गया है, इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। आपको कुछ और नाम भी बताने हैं। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। ठीक है, आपने बताना है कि ये गर्म है या ठंडी। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म कैसे हो सकती है? ठीक है, प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। हम क्या करते हैं, उसे जब हाथ लगाएंगे तभी तो पता चलेगा हमको कि ये वस्तु गर्म है या ठंडी है। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करें। क्या हम जो महसूस कर रहे हैं वो सही महसूस कर रहे हैं? अब जैसे सारणी आपको 4.1 भरनी है, गर्म तथा ठंडी वस्तुएं। वस्तु आइसक्रीम क्या है? ठंडा या शीतल, या गुनगुना या गर्म? आइसक्रीम सबको पता है ठंडी होती है ना। चाय के प्याले में रखी चम्मच, चाय के जो प्याले में रखी हुई चम्मच होगी वो कैसी होगी? गुनगुनी या गर्म? फलों का रस ठंडा होगा, है ना। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी, वो भी गर्म होगी, है ना। और कुछ उदाहरण आप ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे बर्फ़ ले सकते हैं। बर्फ़ क्या होगी? ठंडी होगी, है ना। अब ये देखिए, आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें। सबको पता है, बताया जाता है कि क्या कहते हैं, आपको जो है गर्म वस्तुओं से क्या रहना है? दूर रहना है। और जो मोमबत्ती की ज्वाला है उसको भी आपको नहीं छूना, स्टोव इत्यादि को भी आपको नहीं छूना है। अब ये देखिए आगे क्या है, क्रियाकलाप 4.1 में हमें 3 पात्र दिखाई दे रहे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है चित्र 4.1 में 3 पात्रों में पानी के ताप का अनुभव करना है। आपको इसमें एक में ठंडा पानी लीजिए, एक में गर्म पानी लीजिए, एक में दोनों को मिलाकर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ेंगे। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए, इन पर ए, बी तथा सी नामांकित कीजिए, जैसा कि चित्र 4.1 में करा है। पात्र ए में आपको ठंडा पानी लेना है, पात्र बी में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डालिए। अब अपने बाएं वाम हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने दक्षिण हाथ को पात्र बी में डालना है। ठीक है, ए में क्या लिया था आपने? ठंडा पानी, और बी में क्या लिया था आपने? गर्म पानी। एक हाथ को ठंडे में डालना है और एक को गर्म में। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दे। ठीक है, ऐसा करना है आपने, डूबे रहना देना है। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबाइए। ठीक है, जैसा चित्र आपको 4.1 में दिखाई दे रहा है। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? एक जैसा कैसे होगा? एक हाथ आप गर्म पानी में डालोगे तो उसको गर्म महसूस होगा, ठंडे में डालोगे तो ठंडा महसूस होगा। और जब दोनों हाथों को मिक्स जो आपने गर्म और ठंडा सी में मिलाया है उसमें डालोगे तो आपको अलग महसूस होगा, है ना। तो एक जैसा अनुभव तो नहीं हो सकता, अलग अलग होगा। अब आगे सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म न हो कि आपका हाथ जल जाए। ठीक है, इतना गर्म पानी लेंगे तो हमारा हाथ भी जल सकता है। बूझो कहता है, मेरा बायां
हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिने हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? आप देखो, बाएं हाथ को अगर उसने ठंडे में डाला है तो ठंडा ही बताएगा, दाएं को अगर गर्म में डालेगा तो गर्म बताएगा, है ना। ऐसा तो हो सकता है, बिल्कुल, है ना। अब देखो, बूझो की उलझन ये दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, यह हमें कभी भी धोखा दे सकती हैं। हम इसके एक स्पर्श मात्र ही पर विश्वास नहीं कर सकते कि यह ठंडा है या गर्म। हमें और भी उपकरणों का सहायता लेनी पड़ेगी कि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली ये ठंडा है या गर्म है। अब आगे है, तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है। हमें कैसे पता चलेगा ये कितनी गर्म है? उसके टेम्परेचर को मापने के बाद, है ना, कि ये गर्म है या नहीं। ठीक है, किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति है तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, यह कितनी गर्म है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? थर्मामीटर का। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे हम 4.2 तापमापन। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? थर्मामीटर तो सभी बच्चों ने देखा होगा, है ना। तो याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर ताप को थर्मामीटर तापमापी से मापा गया था। हाँ, याद करिए सब, जब आप कभी बीमार हुए हो तो किससे आपका टेम्परेचर, डॉक्टर या घर पे भी किससे मापते हैं? थर्मामीटर से, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? तापमापी। उसमें बता देते हैं कि आपको इतने डिग्री सेल्सियस। 98.5 तो क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति का आएगा, और उससे जब आपका ज़्यादा होता है तो आपको इसका मतलब बुखार है, या किसी चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए या कोई आपको दवाई लेनी चाहिए। ठीक है, आपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। जो घर पे इस्तेमाल होता है थर्मामीटर वो अलग होता है, और जब आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे उनका थर्मामीटर आपको कुछ अलग दिखाई देता है। ये देखो, ये चित्र जो 4.2 है उसमें क्या दिखा दे रहा है आपको? ये क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर। अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो अपने किसी साथी के साथ भी आप मिलकर इसे देख सकते हैं। जो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान वॉइस की जांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक ब्लॉक होता है। क्या होता है इसके एक सिरे पे? ब्लॉक में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली के पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। ठीक है, उसके बाहर क्या देखी जा सकती है? एक पतली चमकीली धारी। ये जितना आगे जाएगा उतना इसका मतलब आपको टेम्परेचर है, आपको बुखार है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाएं जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। ठीक है, जब तक आपको ये धारी नहीं दिखाई देती तब तक आपको क्या करना है? उसको घुमाकर अच्छी तरह देखना है कि आपको कितना टेम्परेचर है। थर्मामीटर पे आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापकरण सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। हमें जब भी बुखार होता है तो हमें बताते हैं आपको 99.23 या 100 इतने डिग्री सेल्सियस आपको बुखार है। ठीक है, ये इसका क्या है?
स्केल। इसको किस में मेज़र करते हैं हम? सेल्सियस में। टेम्परेचर को किस में मेज़र करते हैं बच्चों? हम सेल्सियस में। बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापकरण फ़ारेनहाइट स्केल है जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इससे पहले प्रयोग किया जाता था। आप जो थर्मामीटर देखेंगे उसके अंदर दो वो आपको बने दिखाई देंगे, एक तो सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट का हम प्रयोग पहले करते थे टेम्परेचर को मापने के लिए, अभी हम क्या करते हैं? सिर्फ सेल्सियस का ही उपयोग करते हैं। जो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के ताप को ही माप सकते हैं। सिर्फ इतना ही टेम्परेचर हम माप सकते हैं। अगला देखते हैं बच्चे कि क्रियाकलाप जो 4.2 है, थर्मामीटर से ताप मापना। हम थर्मामीटर से कैसे ताप मापते हैं? आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमांक एक के बाद एक बड़े चिन्ह द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए हैं को नोट कीजिए। सबसे पहले तो जो बड़ा चिन्ह आया है आपने उसको नोट करना है, उसके बाद क्या आया है जो छोटे भाग पे है उसको नोट करना है। जब हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कुछ पॉइंट्स में भी होता है, उसका भी कोई साइंटिफिक रीज़न है, हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि जो हमें बुखार होता है, हम जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका क्या है 98.5, और क्या कहते हैं जब हमें बुखार होता है तो बताते हैं 99.1 है, 100.1 है, ऐसा बताते हैं ना। तो जो 0.1 है वो क्या होते हैं? छोटे चिन्ह। मान लीजिए दो बड़े चिन्ह के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग का, तब तक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। आपको हमेशा जब भी थर्मामीटर को लगाना होता है आपको उसको पहले अच्छे से धोना होता है, फिर आप उसको लगा के अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अब इसे अपने हाथ में कस कर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है? उसे झटके से उसका पानी वो करना होता है। ऐसा आप करते भी होंगे। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाता है, जो पारा है वो नीचे आ जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। आपको कहाँ रखना है थर्मामीटर? जीभ के नीचे रखना है। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। आप 1 मिनट के बाद उसे निकालिएगा और उससे देखिएगा कि कितने डिग्री आपको टेम्परेचर है, फीवर है। अब आजकल तो मार्केट में अनेक तरह के थर्मामीटर हैं। आपको 1 मिनट का टाइम भी नहीं नोट करना होता, उसके अंदर सेंसर लगा होता है। 1 मिनट के बाद वो आपका टेम्परेचर जैसे ही नोट डाउन हो जाता है तो वो आपको बता देता है, अलार्म बजा देता है कि आपको इतना टेम्परेचर है। ठीक है, ऐसा हम पहले यूज़ करते थे इस वाले टेम्परेचर को, पर डॉक्टर आज भी इसी का ही उपयोग करते हैं। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपको उसके साथ सेल्सियस भी बताना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट करा? जितना आपको आया होगा उतना ही बताएंगे। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। ठीक है, ऐसा करा गया है। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री नहीं था।
पहेली का जो ताप था वो 37 डिग्री नहीं आया था, इसीलिए क्या हुआ, उसको चिंता हो गई। ठीक है, आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है, हमें उसको सपोर्ट करना है कि उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें फीवर होता नहीं है पर महसूस होता है, पर सामने वाला बोलता है अरे यार कुछ नहीं है, चलो चलते हैं, तो हम एकदम से स्वस्थ हो जाते हैं, हाँ चलो चलते हैं। पर एकदम से बोलते हैं कोई हमारे टेम्परेचर को देख के कि हाँ तुम्हें बुखार है, तो हमें चिंता होने लगती है ना। ऐसा ही होता होगा सबके साथ। अब देखो अगला पढ़ेंगे, क्रियाकलाप 4.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से आपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। अपने परीक्षण को सराहनीय 4.2 में अंकित कीजिए। आपने 10 बच्चों का टेम्परेचर मापना है और एक सराहनीय बनानी है 4.2। 4.2 में क्या लिखना है, कुछ विद्यार्थियों के शरीर का ताप, उनका सबका नाम लिखना है और उनका ताप लिखना है। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री हो। ठीक है, किसी का ऊपर भी होगा, किसी का नीचे भी होगा 37 डिग्री से। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। जो बिल्कुल स्वस्थ होगा उसी का ही ताप 37 डिग्री आएगा। जो अस्वस्थ होगा उसका थोड़ा कम भी हो सकता है, 36.5 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, और जो थोड़ा अस्वस्थ होगा उसका 37.5 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। अब ये देखो चित्र जो 4.3 है उसमें क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधि। ये कुछ आपको टिप्स दी गई हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानी, आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए जब आप किसी डॉक्टर का थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। पहली है, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। पहले भी धोना चाहिए, बाद में भी। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। आपको किससे धोना चाहिए? एंटीसेप्टिक। आपने कई बार देखा भी होगा, आप किसी डॉक्टर के पास गए होगे तो उन्होंने एक बोतल के अंदर रखा होता है थर्मामीटर, है ना, उसी के अंदर वो उसको फिर से डिप कर देते हैं और फिर उसको निकालते हैं। वो क्या होता है? एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब दूसरा देखिए, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे हो। आपको ये भी देखना है कि उसका पारा 35 डिग्री से नीचे चला गया। अब तीसरा देखिए, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। जैसा कि आपको चित्र 4.3 में ये लड़की दिखाई दे रही है, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, नहीं तो आप गलत टेम्परेचर का माप बता देंगे। अगला चौथा देखिए, थर्मामीटर को सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। अगर ये आपके हाथ से छूट गया या फिर इसको कोई वस्तु लग गई तो यह टूट भी सकता है। किसका बना होता है? ये कांच का। अगला देखो, जो हमारा 5वां पॉइंट है आखिरी, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। आपको इसको पीछे की तरफ से पकड़ना चाहिए। अगला देखो, बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। क्या ऐसा संभव होगा? डॉक्टरी थर्मामीटर से वो माप सकता है? नहीं, दूध मापने का थर्मामीटर अलग होता है ना। पहली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया, है ना, ये तो गलत बात है। अब देखो चेतावनी क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचिए। आपको इसको धूप में और आग के पास भी नहीं रखना, ऐसा करने से यह टूट सकता है।
ये कांच का बना होता है, इसके अंदर पारा होता है, ये एकदम टूट जाएगा तो ये उस समय जो भी वस्तु होगी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखो अगला, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ये सिर्फ किस लिए डिज़ाइन करा गया है? मानव शरीर का टेम्परेचर को मापने के लिए। ताप कितना है? मानव शरीर का ताप 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आया? मानव शरीर का ताप कितना है? 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस है। अगला देखो 4.3 प्रयोगशाला तापमापी। हमें क्या करना है? हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं और हमें किसी का ताप मापना है तो हम कैसे मापेंगे? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लेते हैं। इनका सबका अलग अलग टेम्परेचर मापने का बना हुआ है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आगे दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान को नोट कीजिए। आपने इसका क्या करना है? अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को क्या करना है? नोट करना है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो बना हुआ है इसके अंदर कितना आप टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं? 10 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक, जैसा कि आपको चित्र 4.4 में दिखाया गया है। ये क्या है? प्रयोगशाला का तापमापी थर्मामीटर। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। आपको इसको देखना भी आना चाहिए, है ना। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमान का उपयोग किया जाता है। मौसम विभाग वाले भी तो टेम्परेचर देख के ही बताते हैं, है ना। बताते हैं ना कि अभी इतना डिग्री है, अभी इतना डिग्री है। वो किससे मेजर करते हैं? उसको थर्मामीटर से, तापमापी से। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। अब ये देखो क्रियाकलाप 4.4 जो है, चित्र आपको 4.5 दिखाया गया है। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना। एक हमने कंटेनर में, एक फ्लास्क में हमने क्या लिया है? गर्म या ठंडा जल, जैसा भी लिया है इन्होंने वो हम पढ़ेंगे, उसी से पता चलेगा हमें। तो उसके अंदर ये थर्मामीटर को, तापमापी को डुबोया है, उससे पता चलेगा कि ये कितना गर्म या ठंडा है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। इन्होंने क्या लिया है? नल का जल लिया है, नॉर्मल वाटर लिया। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। आपको उसको मिडल में खड़ा करना है, सीधा उस बीकर के साथ में नहीं टच होने देना, ठीक है। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए, जैसा कि आपको चित्र 4.5 में दिखाई दे रहा है। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली के पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी को पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। उस समय अगर सर्दियों के दिनों में आप नॉर्मल वाटर भी लेंगे, नल का पानी भी लेंगे, वो भी उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप उसको दिन के समय लेंगे तो उसका टेम्परेचर कुछ और मिलेगा। आपको क्या करना है? नोट करना है। गर्मियों में लेंगे तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल आपको अलग
दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, नल के पानी का टेम्परेचर आपको नोट करना है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। सबके घर अलग अलग पानी आता होगा, किसी का घर सप्लाई के थ्रू आता, किसी के बोरिंग, तो उनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। किसी के घर टंकी में स्टोर हुआ हुआ पानी होता है, उसका भी टेम्परेचर आपको अलग मिलेगा। इनमें कुछ भिन्नता है, संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। आपको ऐसा करके देखना है और फिर आपको आपस में डिस्कस करना है सब फ्रेंड्स को कि क्या सबका अलग है। हाँ जी, बिल्कुल अलग ही होगा सबका। अब ये देखो, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपको वो तो फॉलो करनी ही है, आपको साथ में और भी अन्य जानकारियाँ होनी चाहिए। आपको क्या सावधानी रखनी है, पहली है तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं, उसको हमेशा सीधा रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए, जैसा कि आपको चित्र 4.5 में दिखाया है। तथा दूसरा है तापमापी का बल्ब चारों ओर से उसे पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। आपको इतना नहीं है कि थोड़ा सा पानी लें कि वो उसके अंदर पूरा डूबे ही नहीं, ठीक है, वो उसको टच करना चाहिए, ना कि उस कंटेनर को टच करना चाहिए। बूझों को अब समझ में आ गया है कि उच्च ताप को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। आप देखो, अब उसको ये हो रहा है कि ये जो प्रयोगशाला तापमापी है, क्या ये मेरा भी टेम्परेचर माप सकती है? ऐसा नहीं है, दोनों का थर्मामीटर क्या है, बिल्कुल अलग अलग। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें। अब इसका भी हम उत्तर खोजते हैं। क्रियाकलाप 4.5 में किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए, तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए, पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। आप तापमापी को जल से भरिए, बाहर निकालिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे कि तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है? इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए। अब आपको क्या लेना है, वो एक कंटेनर में पहले आपने नॉर्मल वाटर लिया था, अब इसमें क्या लेना है, आपको गर्म पानी लेना है और उसको भी सेम वैसे ही प्रोसेस करना है। आपने उसको उस कंटेनर से टच नहीं होने देना, आपको उसको बीच में ही रखना है और इतना जल होना चाहिए उसके अंदर कि वो आसानी से डूब सके और उसको सीधा ही रखना है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप आपको मापना है। स्मरण कीजिए कि आपके शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है ना। अगर आपको अपना टेम्परेचर नोट करना है तो आपको क्या करना है पड़ता है, उस थर्मामीटर को मुंह में लेते हैं जीभ के नीचे, फिर आप उसको बाहर निकाल के देखते हैं, है ना। ऐसे ही हमें इसका टेम्परेचर नोट करने के लिए क्या करना होगा, उसको बाहर निकालना होगा। क्या अब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। ये बिल्कुल असंभव सा है। जैसा बूझो जानना चाहती थी कि हम इसको अपना टेम्परेचर मापने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सुविधाजनक नहीं है ना। अब देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? पारा ऊपर नीचे क्यों नहीं जाता? जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है
अब किसी डॉक्टरी या फिर किसी परीक्षण कीजिए, क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग किंग देखते हैं? 4.6 में देखो दिखाई दे रहा है। वहाँ पे क्या होता है, ऐसा होता है डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है, जैसा कि आपको चित्र 4.6 में दिखाया है। विभंग का क्या लाभ है? ये पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। हम जानेंगे इसके अंदर कि विभंग क्या है। बूझो ये जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है? ठीक है, जब वो किसी वस्तु के संपर्क में आता है, ठंडी वस्तु में आया तो उसका पारा नीचे गिर गया, किसी गर्म में आया तो ऊपर चढ़ेगा, है ना। तो ऐसा परिवर्तन उसके अंदर चेंजेस क्यों होते हैं? ये तो नेचुरल है। अब जब सर्दी पड़ती है तब हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जब हमें गर्मी लगती है तब हम ठंडे वस्त्र पहनते हैं। ऐसे ही जब अलग अलग टेम्परेचर होता है तो अलग अलग ही वो बताएगा ना हमको कि इतना डिग्री है, इसका इतना डिग्री है। अब देखो, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारे एक विस्कत पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकित तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता। पहले होता था पारे का उपयोग, अब नहीं होता। ये मैं बता रही थी आपको। यह क्या है? डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, इसमें आपको इसको धोकर तो लगाना है, पर आप में इसको सिर्फ बटन ऑन करना है, अपने मुंह में डाल लेना है और ये आपका टेम्परेचर बता देगा कि आपको इतना फीवर है। और उसके बाद ये अलार्म बज जाएगा, फिर आप मुंह से निकाल लीजिए। आपको ना टाइम नोट करना, ना आपको पारा चेक करना है, ना इसको ऊपर देखना है, ना आपको नीचे देखना है। अगला है ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह ताप तो हो जाता है। अब आप किसी को उस पे रखेंगे, गैस पे, आंच पे, तो वो गर्म तो होगा ही। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है ना। ऐसा ही होता है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो ये धीरे धीरे ठंडा भी हो जाता है ना। जब आप उसको गैस से या लकड़ी के चूल्हे से हटा लेंगे तो वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर के बाद आप उसको ठंडा महसूस करते हैं। ये ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आप क्या देखेंगे, जब आप किसी बर्तन को या किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है ना। और क्या कहते हैं, आप किसी ठंडी वस्तु को गर्म करेंगे तो वो उसकी तरफ भी आकर्षित होती है। देखो आगे क्या है। ये पहली जानना चाहती है, क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप सामान्य हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? अगर दोनों का ही टेम्परेचर आप पहले ही किसी गर्म वस्तु को और गर्म करेंगे तो उसके टेम्परेचर में थोड़ा सा ही चेंज होगा और वो आपको जल्दी और गर्म दिखाई देगी। आप किसी एकदम ठंडी बर्फ़ को रखेंगे तो उसके टेम्परेचर का अंतर होगा। बर्फ़ को रखेंगे उसका टेम्परेचर अलग है और जब वो थोड़ी देर के बाद पानी बनने लगेगा तो उसका टेम्परेचर अलग होगा। तो क्या हुआ, ऊष्मा किससे आकर्षित हुई? ठंडी से गर्मी। अब उसने ऐसा तो नहीं करा कि आपने उसके अंदर बर्फ़ डाल दी और उसको वैसा का वैसा रखा, नहीं हुआ ना। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। आगे है क्रियाकलाप 4.6। इसमें क्या है, एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। आपने क्या करना है, एक एल्युमिनियम से बनी हुई या वो लोहे की बनी हो,
उसकी आपने एक चपटी पट्टी लेनी है, जैसा कि आपको चित्र 4.7 में दिखाया गया है। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ठीक है, ऐसा करना है। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको इसको रखना है, जैसा 4.7 में दिखाया चित्र। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। जैसा देखो आपको दिखाई दे रहा है, 2 ईंटें ले रखी हैं, उसके बीच में इसको दबाकर रख रखा। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए। जैसे इसके अंदर कर रहे हैं, कैंडल जला रखी है और उसे क्या कर रहे हैं, गर्म। चित्र जो 4.7 है, किसी धातु की पट्टी में ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन। मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देंगे? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? कैसे होगा? हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसके अंदर जानेंगे। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसे क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। गर्म से कहाँ गई? ठंडे सिरे की ओर, तो उसे क्या कहेंगे? चालन। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? नहीं, सभी में आसानी से नहीं होता। कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं, जैसे कि एल्युमिनियम और लोहा, इसमें समय लगता है। अगर हम कागज रख दें इसकी जगह तो उसको तो 1 मिनट में आग पकड़ लेगी, है ना। क्या आप ये प्रयोग वहाँ तो नहीं कर सकते ना, आप किसी न्यूज़पेपर के टुकड़े को लेकर? नहीं ना। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन प्लास्टिक या लकड़ी की हथी लगे होते हैं, है ना। किसके होते हैं? प्लास्टिक की या लकड़ी की। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हथी से पकड़ कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं? नहीं, वो बहुत ही गर्म होता है। तो उसके लिए क्या होता है, वो पीछे आपने देखा होगा चाय बनाने वाले फ्राई पैन इत्यादि, कढ़ाई इत्यादि के साइड में क्या लगा होता है कि हम आसानी से, लकड़ी का हत्था लगा होगा या तो क्या लगा होगा, प्लास्टिक का, तो वो बहुत देर से गर्म होता है, वहाँ तक इतनी ऊष्मा नहीं पहुँचती और वो ठंडा रहता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। आपने तवे, घर के तवे के भी देखा होगा, उसको लकड़ी का या प्लास्टिक का लगा होता है ना। अगला देखिए क्रियाकलाप जो 4.7 है, किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभजनी डिवाइज़र एकत्रित कीजिए। आपको क्या करना है, एक बर्तन में, बीकर में गर्म पानी लेना है और उसके अंदर क्या डालना है, ये सब डालना है आपको। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। तो जैसा कि चित्र 4.8 में दिखाया है, कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। आपने परीक्षण को सारणी 4.3 में लिखिए। सारणी आपको 4.3 बनानी है। वस्तु सबसे पहले स्टील की, और क्या लिया था, स्टील की चम्मच ली थी, स्केल लिया था, और क्या लिया था आपने, पेंसिल और प्लास्टिक का स्केल लिया था, है ना। तो प्लास्टिक का लिखिएगा। फिर क्या करा है, उसके बाद पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है, किस वस्तु बनी है, स्टील की चम्मच है तो किसी धातु की बनी है, प्लास्टिक का स्केल है तो किसका बना है, प्लास्टिक का, और ये रबड़ बनी है, क्या बोला है, पेंसिल, पेंसिल किसकी बनी है, लकड़ी की बनी है। क्या दूसरा सिरा गर्म होता है, हाँ या नहीं। स्टील की चम्मच लेंगे तो दूसरा सिरा गर्म होगा, बिल्कुल होगा। पेंसिल लेंगे, पेंसिल का नहीं होगा।
जो प्लास्टिक का स्केल है उसका भी नहीं होगा। तो यही सब उदाहरण है कि क्यों नहीं होगा। इसीलिए उन्हीं सब बर्तनों के जो हत्थे होते हैं वो किसके इस्तेमाल करते हैं हम, प्लास्टिक के या लकड़ी के। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ क्या करते हैं, अपने अंदर जो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं आगे की ओर, उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण है एल्युमिनियम, आयरन तथा कॉपर। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ये जो हैं एल्युमिनियम, आयरन, ये क्या होते हैं, खुद ही हीट अप होते रहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, ये आगे हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते, तो हम क्या कहते हैं इसको, इन ऐसे पदार्थों को कुचालक कहते हैं। ये देखो 4.8 जो विभिन्न पदार्थों में ऊष्मा का चालन। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतर कैसे होता है, आइए पता लगाएं। जो जल है, अगर हवा ना चले, धूप पड़ती रहे तो जल गर्म हो जाता है। आपने नोट भी करा होगा, आप या कर सकते हैं, एक ग्लास या बर्तन में जब गर्मी हो तब आप उसको बाहर रखिएगा, उसका एकदम गर्म हो जाएगा। पर अगर हवा थोड़ी थोड़ी भी चल रही होगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ी समय के बाद वो उतना गर्म नहीं रहेगा जितना कि वो धूप में था। तो जल क्या है, वायु का दुश्मन तो नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, कुचालक है। अब देखो क्रियाकलाप जो 4.8 है, आपको गोल पैंदे का प्लास्टिक लीजिए। यदि प्लास्टिक उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। क्या ले सकते हैं, एक बीकर। इसे जल से 2/3 भरिए, इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा प्लास्टिक को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर उसे गर्म कर सके। आपको क्या करना है, एक स्टैंड लेना है और उसको क्या करना है, उस बीकर के अंदर पानी लेना था 2/3, तो आपको उसको किससे गर्म करना है, उसके नीचे मोमबत्ती लगाकर रख कर इसे गर्म करना है। प्लास्टिक में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से प्लास्टिक के पैंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। आप क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। आपने इसके अंदर और क्या करना है, एक स्ट्रॉ लेनी है और जो आपने प्लास्टिक की गेंद ली है उसको किससे कवर करना है, जो उस जल में डालनी है, पोटेशियम परमैंगनेट से। अब देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखना है, आपको ये सब बातें नोटबुक में भी लिखनी है तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाना है, जैसा कि चित्र 4.9 में दिखाया गया है। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान क्या है, लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है। सबसे पहले क्या होगा, नीचे का पानी गर्म होगा, धीरे 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 पूरा जो बीकर का पानी है वो गर्म, सबका एक ही टेम्परेचर हो जाएगा, पूरा गर्म ही आपको दिखाई देगा। हाथ लगा के आप महसूस भी कर सकते हैं, तापमापी से माप भी सकते हैं। तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतर की इस विधि को संवहन कहते हैं। जब तक पूरा जल गर्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। देखो चित्र जैसा 4.9 में दिखाया है, जल में ऊष्मा का संवहन। अब देखो क्या कह रहे हैं, वायु में ऊष्मा का स्थानांतर किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है,
ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। एक और आपको क्रियाकलाप करना है 4.9, उसमें आपको बताएंगे। क्रियाकलाप जो 4.9 है, एक मोमबत्ती जलाइए। आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती जलानी है। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। एक को बिल्कुल आपने ऊपर रखना है, एक को थोड़ा दूर रखना है, जैसे चित्र 4.10 में दिखाया है। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? कैसे करेंगे समान? एक को साइड में और एक को ऊपर, थोड़ा थोड़ा उसमें टेम्परेचर में फ़र्क होगा। यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव? जो बिल्कुल ऊपर होगा वो आपको अधिक गर्म महसूस होगा। ऐसा क्यों? इसका भी जानते हैं। 4.10 में देखो, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। थोड़ा आपको इसको ध्यानपूर्वक करना है, इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ आपको क्या लगेगा, गर्म है। और जो आपको साइड में है हाथ दिखाई दे रहा, वो आपको इतना थोड़ा कम अनुभव कराता है। तथा पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती। जो साइड में होती है वो इतनी गर्म नहीं हो पाती, इसीलिए ये वायु लो के ऊपर की वायु जैसा गर्म नहीं लगता। जो साइड में आपने हाथ रखा है वो इतना गर्म नहीं लगता। कई बार आप ऐसा करते होंगे, जब मोमबत्ती जगाई है, जब हवा चलती है तो आप उसके दोनों ओर हाथ रख लेते हैं, है ना। ये सबसे सटीक उदाहरण है। तो वो मोमबत्ती बुझ नहीं पाती है ना, ऐसा करते हैं ना। अब देखो, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल, धरती का तल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। दिन में गर्मी होती है तो वो जल्दी ही आपको जो थल है वो गर्म महसूस होती है। रात को समय थोड़ा थोड़ा हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो वो उतना गर्म आपको महसूस नहीं हो पाता। अब देखो क्या है, स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है, जैसा आपको चित्र 4.11 में दिखाया गया है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ये देखो बता रहे हैं, ये समुद्र, एक आपको समुद्र दिखाई दे रहा है। दिन में क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है ना। तो फिर उसके बाद क्या होगा, गर्म होने के बाद वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो उसकी जो खिड़कियां हैं वो विपरीत होती हैं। जो थल पे हैं और जो जल के निकट है वो क्या होता है, गर्म से ठंडा। तो आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस हो, इसीलिए ये प्रक्रिया होती है। ये जो समुद्र के समीप हैं वहाँ पे देखो, ये जो घर बना हुआ है वो क्या दर्शा रहा है कि पानी गर्म हुआ तो आपको गरम गरम हवा लगेगी। और ये देखो उसके थल के जो समीर है उसमें क्या है, इसका डायरेक्शन चेंज कर रखी है। गर्म के बाद कैसे होगा, वो घूमता रहेगा चक्र, ये ठंडा गरम ऐसे। समुद्र समीर तथा थल समीर, ठीक है। अगला है, ये थल समीर कहलाती है, जैसे चित्र 4.1 इस परिघटना को दर्शाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तप का ऊष्मा कैसे पहुंचती है,
हम तक कैसे ऊष्मा पहुँचती है, हम क्यों गर्म महसूस करते हैं, ये जानते हैं। ये चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतर के लिए मध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई मध्यमा जैसी वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो सूर्य से हम कहीं पे भी, पूरी धरती में कहीं पे भी खड़े हो जाएं तो हमें गर्मी महसूस होती है। सूर्य तो एक ही है ना, सबका स्थान तो अलग अलग है, तो बीच में इसके मध्य दूरी कितनी है सूर्य और पृथ्वी की, है ना। और हम कहीं पे भी खड़े हो जाएं तो टेम्परेचर एक सा ही होगा, हमें गर्मी महसूस होगी, क्योंकि इनके मध्य में क्या कहते हैं, कोई विकरण हमें नहीं आता। तो हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, विकरण कहते हैं। सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई मध्यमा नहीं है ना। एग्जैक्टली क्या है, मध्यमा नहीं है। विकरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतर में किसी मध्यमा जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। मध्यमा विद्यमान हो या न हो, विकरण द्वारा ऊष्मा को स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ऐसे ही जैसा हमें सूरज की रोशनी से तपन महसूस होती है, वैसा हम हीटर के आगे भी बैठकर वैसा महसूस कर सकते हैं। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकरण द्वारा ही परिवेश को संगित करता है। हमारा शरीर विकरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। ऐसा ही हमारा जो शरीर है वो भी सेम यही प्रक्रिया करता है। हम धूप में रहते हैं तो वो गर्म महसूस होता है, हम कमरे में पंखे के नीचे आ जाते हैं, गर्म महसूस होता है। अगर हम ऐसे ही हीटर के आगे बैठ जाएं तो गर्म महसूस होता है, और थोड़ा सा बाहर निकल जाएं तो हमें ठंडा महसूस होता है। हीटर से थोड़ा दूर जाएंगे तो ठंडा। ऐसे ही जो बर्तन है उनके अंदर भी सेम यही प्रोसेस होता है। हम गैस पे रख दें वो गर्म हो जाएगा, गैस से हटा दें तो वो ठंडा हो जाएगा, है ना। सभी गर्म पिंड विकरणों के रूप में ऊष्मा विकृत करते हैं। जब ये ऊष्मा विकरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। जैसा कि धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, क्यों कहते हैं कि आप धूप में निकलें तो छाता लेकर निकले, इसीलिए कि आपको सीधा सूर्य की किरणों का सामना ना करना पड़े, है ना। उससे हमें क्या कहते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सूर्य से जो किरणें हम पर आती हैं, उससे हमारी जो स्किन है उसमें भी कई प्रकार की आपको बीमारी का सामना करना हो, जैसे टैनिंग इत्यादि, है ना। सनस्क्रीन बोलते हैं, लगा कर जाओ या छाता लेकर जाइए, ऐसा करते हैं ना। लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखती होंगी इन बातों का। आगे पढ़ेंगे 4.5 है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रक्रम। जो हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में पहनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र को वीरता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, आइए इसका पता लगाते हैं। हम अधिकतर यही देखते हैं कि गर्मियों में हम सबको हल्के रंग के वस्त्र पहने देखते हैं, और सर्दियों में कैसे पहने होते हैं सबने, गहरे रंग के। ठीक है, अब ये देखो क्या है, क्रियाकलाप तो 4.10 है। हमें क्या करना है, टीन के एक जैसे 2 डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद
सफ़ेद पेंट कीजिए। जैसा चित्र 4.12 में इन दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरा जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप का अंतर अनुभव कर सकते हैं। देखो क्या करा है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल लिया है। एक कंटेनर को ब्लैक पेंट कर दिया, एक को वाइट पेंट कर दिया, दोनों में बराबर जल रखा जैसा चित्र 4.12 में दिखाया गया है। काले तथा सफ़ेद पृष्ठ के 2 बर्तन और दोनों को कहाँ रखा है? धूप में रखा है। तो आप क्या अनुभव करेंगे? जो काले वाला है वो क्या जल्दी गर्म होगा और जो सफ़ेद वाला है वो समय लेगा। तो इसीलिए हम गर्मियों में क्या पहनना पसंद करते हैं? हल्के रंग के। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? जो गहरे रंग का है उसमें गर्मी अधिक देर तक बनी रहती है और अधिक देर तक गर्मी पाने के लिए हम इसका प्रयोग कब करते हैं? सर्दियों में। सर्दियों में आपने देखा होगा सब गहरे रंग के कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं और गर्मियों में हल्के रंग के। वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होते, ठीक है। जो काला रंग है वो जल्दी गर्म हो जाता है। अब देखो क्रियाकलाप जो 4.1 है, क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बों को लीजिए। फिर से लेना है। इन दोनों के समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल भरिए। आप लोगों को क्या करना है? अब इसमें 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल डाल देना। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10-15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों के जल का ताप सामान्य दर से कम हुआ? आपको क्या करना है? 60 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी लेना है और फिर इसको क्या करना है? 10-15 मिनट के लिए कहाँ रख देना है? एक कमरे में रखना है। क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, ऐसा ही मैंने बताया है। जो गहरा रंग है वो हमें अधिक गर्मी प्रदान करता है, ठीक है। इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकृत के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देता है। इसलिए गर्मियों में हम क्या करते हैं? हाँ, हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं। देखो इसमें क्या है, हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं ना। क्या ऐसा भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है ना। पहले कैसे घर बना करते थे? मिट्टी के घर बना करते थे, है ना। आजकल किसके बनते हैं? ईंटों के। ये बिल्कुल संभव है। हम गर्म रखना चाहिए, अंदर तो एक भी खिड़की ना रखो उस रूम के अंदर, वो गर्म आपको महसूस होगा। ठंडा रखना चाहिए, उसके अंदर खिड़कियाँ लगा दो तो वो आपको कैसा महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा, है ना। पहले क्या होता था? मिट्टी की दीवारें होती थी, वो तो इतनी ठंडी होती थी, आपको जब दिन के समय बाहर गर्मी होती थी तो अंदर ठंडी होती थी। ऐसा हमने तो देखा नहीं है, आप में से किसी ने देखा होगा पुराने ज़माने में कि वो कैसे होते थे, तो अपना अनुभव बताइएगा कि आपको कैसा लगता था। अब वाले मकान सही हैं, हमें सर्दी गर्मी धूप से बचाते हैं, बारिश से, या पहले वाले ज़्यादा सही थे? अब वाले मुझे लगता है अब फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो अब वाले ज़्यादा सही हैं। अगले है ये, सर्दियों में ऊनी वस्त्रों हमें ऊष्मा बनाए रखते हैं। कैसे बनाए रखते हैं? सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन ऊष्मारोधी है,
इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। हम जो गहरे रंग के कपड़े इसीलिए पहनते हैं, एक तो उसके अंदर से वायु कम प्रवेश करती है, ठीक है। उनके जो छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं, आपने देखा होगा, जो छिद्र होते हैं वो वायु को रोक लेते हैं। जो जो हल्के रंग के होते हैं उसमें से, उन छिद्रों में से हवा आर पार होती रहती है, इसीलिए हम हल्के रंग के गर्मियों में पहनते हैं और गहरे रंग के सर्दियों में। अतः हमें ऊष्मा का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसी एक का चुनाव करने का उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए, दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। आप एक मोटा ही कंबल लेना पसंद करेंगे, बाकी अपनी पसंद भी बता सकते हैं। अब देखो, प्रमुख जो शब्द आए इसके अंदर, सेल्सियस स्केल, चालन, चालक, संवहन, कुचालक, अधिकतम न्यूनतम तापमान, ऊष्मारोधी, थल समीर, समुद्र समीर, विकरण, तापमापी, थर्मामीटर, अंकीय तापमापी, पूती रोधी। अब देखो आपने इसमें क्या सीखा है। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। एक तो हमने यही सीखा था, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर नहीं विश्वास कर सकते कि ये ठंडा है या गर्म। अगला है, ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है ना। अगला है, तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जा सकता है। अगला है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है ना। डॉक्टरी थर्मामीटर शरीर का मापता है। इस थर्मामीटर जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो उसका किस लिए कहते हैं? शरीर का ताप मापने के। इसका जो परिसर है 35 डिग्री से 42 डिग्री होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। उसका इन तापमापी का परिसर प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस है। अगला पढ़ेंगे हम, ऊष्मा उच्च के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ये है चालन, संवहन तथा विकरण। आगे देखो, ठोसों में प्राय ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। आगे देखिए, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की उपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। अगला देखो, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी हैं तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप होती है। अब ये देखो, आपको ये बताना अभ्यास क्या। पहला प्रश्न, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानता तथा अंतर लिखिए। आपको समानता बताना है और अंतर। समान क्या है? दोनों ही आपको क्या बताते हैं? टेम्परेचर, ताप बताते हैं ना। एक तो सामान्यता ये हो गई। और दोनों कैसे बने होते हैं? बीच में पारा होता है ना, एक ही हो सकती है। और अंतर क्या है? दोनों का जो तापमान मापने का जो उनके अंदर दिया गया है वो अलग है, अंतर है। जो हम डॉक्टरी थर्मामीटर है वो क्या है? हमारा टेम्परेचर मापते हैं, कहाँ से कहाँ तक?
35 डिग्री से 42 डिग्री तक, और जो प्रयोगशाला में वो -10 से 110 तक मापते हैं, है ना। ये हुआ ना। और आप भी बता सकते हैं इसके अंदर उस प्रश्न जो 2 है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। जो ऊष्मा चालक है और ऊष्मा रोधी है उसके आपको क्या करने हैं, 2 उदाहरण बताने हैं। रोधक और ऊष्मा चालक में क्या आपने पढ़ा था ऊपर, प्लास्टिक और जो लकड़ी है ना, ये पढ़ा था ना, उसमें से वो होकर जाने देते हैं। और ऊष्मारोधी कैसे क्या होते हैं, अल्मुनियम, कॉपर, इनसे बने हुए। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। अब देखो अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो क है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा होगी, उसके तापमान को माप सकते हैं ना, उसी के द्वारा उसका पता चलेगा ये कितनी गर्म है ना, तापमापी द्वारा प्राप्त होती है। ख देखो, उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नहीं मापा जा सकता। किससे नहीं मापा जा सकता, जो उबलता हुआ पानी है, सामान्य तापमापी है, उससे नहीं मापा जा सकता। प्रयोगशाला वाला तापमापी से मापा जा सकता है ना, है ना। अब ग देखो, ताप को डिग्री में मापते हैं। कौन सी डिग्री में मापते हैं, सेल्सियस, है ना। अब घ देखो, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थान के प्रक्रम को डैश कहते हैं, ऊष्मा चालक कहते हैं। अब च देखो, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण डैश प्रक्रम द्वारा करेगी। ये ऊष्मा चालक प्रक्रम, ठीक है, चालक। छ देखो, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, गहरे रंग के वस्त्र। अगला है, चौथा प्रश्न है, कॉलम ए में दिए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान करना है आपको। जो कॉलम ए है उसको कॉलम बी से मिलाना है। क क्या है, थल समीर के बहने का समय, समुद्र समीर के बहने का समय। ग क्या है, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय। गहरे रंग के कब करते हैं हम, सर्दियों में, है ना। हल्के रंग के वस्त्र कपड़े पसंद करने का समय गर्मियों में। और थल क्या होता है, दिन में, समुद्र के समय रात में, बना हुआ था ना वहाँ पे, है ना। अगला 5वां देखो, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने के तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है। व्याख्यान करने आपको कि एक जो मोटे वस्त्र पहनने की तुलना में जो उसी मोटाई का कई परतों से बना हुआ तो अधिक ही करेगा, है ना। आपको इसको अपने वे में बताना है, व्याख्या करना है कि ऐसा क्यों होगा। आप क्या करेंगे, जो मोटा वस्त्र है वो आपको अधिक करेगा। अब उसकी परतें ज़्यादा होती जाएंगी तो वो उतनी ही आपको अधिक उष्णता प्रदान करेगा, है ना। तो आपको इसको अपने उसमें लिखना है। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं नीचे। छठा प्रश्न देखो, चित्र 4.13 में देखो दिखाया गया है, को देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। आपको इसको बताना है, जैसा हमने पढ़ा था ऊपर वाले, कि कहाँ कहाँ चालन हो रहा है, कहाँ संवहन हो रहा है तथा कहाँ विकिरण हो रहा है। आप आसानी से बता सकते हैं, पढ़ा है ना आपने। 7वां देखो, गर्म जल वायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए, ऐसा क्यों करते हैं गर्मियों के समय, कि आपने देखा कि सफ़ेद रंग में से हमें इतना गर्मी का एहसास नहीं होता, इसीलिए हमें दीवारों का भी रंग हल्का रखना चाहिए, तो हमें गर्मी का कम अनुभव होगा, ठीक है।
देखो 8वां क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप क्या आएगा? 80 डिग्री, 50 डिग्री से अधिक लेकिन 80 से कम, ग 20 डिग्री या घ 30 डिग्री तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। बताओ, सोचो क्या हो सकता है। 30 डिग्री के 1 लीटर का जल 50 डिग्री में मिलाया, दोनों गर्म ही है तो उसका क्या आएगा? 50 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 80 से क्या होगा? कम होगा, ये होना चाहिए। 9वां देखो, 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली की कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होगी? लोहे की गोली से जल की ओर संगत रहेगी। ख क्या है? न तो लोहे की गोली से जल की और न ही जल से लोहे की गोली की ओर संगत होगी। ग क्या है? जल से लोहे की गोली की ओर संगत होगी। या घ है, दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। सोचो क्या हो सकता है। 40 डिग्री तो आपका जो ताप है और 40 डिग्री वो है, तो उसमें डुबाया गया तो दोनों में वृद्धि ही होगी, है ना। 10 घ हो सकता है इसका। 10वां देखो, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है, इसका दूसरा सिरा कैसे होगा? क क्या? चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। ख संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा। ग विकरण के कारण ठंडा हो जाएगा। घ ठंडा नहीं होगा, घ आएगा, ठंडा नहीं होता वो, क्योंकि हमारे जो हाथ होते हैं उसी से तो हमने पकड़ रखा होता है उसको, हमारे हाथ गर्मी दे रहे हो वो सर्दी, तो वो ना ठंडा होगा ना गर्म, सामान्य रहेगा। 11वां देखो, सेल्सियस इस्तेपाक की कढ़ाई में प्राय कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है, इसका क्या कारण होता है? तांबे की तली कढ़ाई से अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। सेल्सियस इस्तेपाक की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। या स्टेनलेस इस्तेपाक की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। क्यों लगाते हैं नीचे तांबे की? क्योंकि तांबा ऊष्मा का एक अच्छा चालक है, ना कि सुंदर दिखने के लिए या उसको टिकाऊ बनाने के लिए। अब ये देखो, विस्तारित अध्ययन क्रियाकलाप एवं परियोजना कार्य, आपको ऐसा करना है। देखिए जो पहला है क्या कह रहा है, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए, यह जानने का प्रयास कीजिए क्या क्या जानना है आपको। क ताप मापी का उपयोग करने से पहले वह उसे किस द्रव में क्यों डुबोती है? एंटीसेप्टिक में डुबोती है, उसको ध्यान देना। और क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसा कि क्यों होता है ऐसा कि हमें हर एक मनुष्य के अपने अपने एंटी वो होती हैं, किसी को किसी तरह का बुखार है, किसी को किसी तरह का, तो एक दूसरे से कोई हानि ना हो एक दूसरे व्यक्ति को, तो इसीलिए उसको क्या है, बार बार टेम्परेचर मापने से पहले भी एंटीसेप्टिक में डुबोती है और बाद में भी। ठीक है। देखो, तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं? जीभ के नीचे ही क्यों रखते हैं? कि उससे हमें यहाँ से हमें हमारी बॉडी का पूरा टेम्परेचर पता चल जाए, इसीलिए रखते हैं जीभ के नीचे। मुंह के अंदर रखेंगे तो पारा अंदर जाने का खतरा होता है। ठीक है। ग क्या है? शरीर का ताप, और यहाँ पे जीभ के नीचे वो सुरक्षित रहता है और सीधा रहता है। ग देखो, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जाता है? हाँ बिल्कुल रखा जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं वो इतनी देर मुंह में नहीं रख सकते, तो उनकी काख में रखा जाता है उनका तापमान मापने के लिए, आपने देखा होगा। घ देखो, शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग है? सबका अलग अलग मिलेगा आपको, सामान्य नहीं मिलेगा।
आप इसी प्रकार के अन्य प्रश्न पूछकर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके माइंड में अगर और भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। दूसरा देखो, किसी पशु चिकित्सा के पास जाइए और उनसे पालतू पशुओं तथा पक्षियों के सामान्य ताप के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा चर्चा कीजिए। आपको ऐसा ही करना है। आप किसी पशु पक्षी के हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। तीसरा देखो, लोहे की किसी छड़ पर पतले कागज की पट्टी कसकर लपेटिए। छड़ को लगातार घुमाते हुए जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखिए। कागज को जलने का प्रयत्न कीजिए। क्या यह जल पाता है? अपने परीक्षण की व्याख्यान कीजिए। ऐसा करके देखना है और बताना है ये जल जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा धीरे धीरे करके। कहाँ आप देखो जैसा कि आपको चित्र 4.14 में दिखा रहे हैं। चौथा देखो, कागज की एक शीट लीजिए। इस पर चित्र 4.14 में दर्शाए अनुसार एक स्पाइरल बनाइए। कागज को रेखा के अनुदिशा काटिए। चित्र 4.14 में दर्शाए अनुसार कागज को जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर लटकाइए। देखिए क्या होता है, क्या होगा इससे, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये धीरे धीरे जल के इधर उधर गिर जाएगा। ये गोल गोल है ना, इसीलिए। ध्यान रखिए स्पाइरल का नीचा भाग ज्वाला के ठीक ऊपर उतनी ऊंचाई पर ही हो कि उसमें आग न लगे। आपको इसको ऊपर करके देखना है कि इसमें क्या होगा। इसकी शेप चेंज हो जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है। और अगर इसको पास ले जाओगे तो ये धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा। पांचवा देखो, पारदर्शी कांच की चौड़े मुंह की दो एक जैसी बोतल लीजिए। एक बोतल में पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल या स्याही की बूंदें डालिए। इस बोतल को गर्म पानी से पूरा भरिए। दूसरी बोतल को ठंडे पानी से पूरा भरिए। ठंडे पानी की बोतल को एक मोटी कागज जैसी पोस्ट कार्ड से ढकिए। पोस्ट कार्ड को एक हाथ से दबाकर रखिए। दूसरे हाथ की बोतल को पकड़िए। बोतल को उल्टा कीजिए तथा इसको गर्म पानी की बोतल के ऊपर रखिए। दोनों बोतलों को कसकर पकड़िए। किसी दूसरे व्यक्ति से पोस्ट कार्ड को खींचने के लिए कहिए। देखिए क्या होता है, क्या होगा। एक के ऊपर चिपक जाएगा और दूसरे के ऊपर नहीं चिपकेगा। ऐसा करके देखना और बताना कमेंट करके। क्या आप जानते हैं, अब ये देखो है सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में की। अनोखी बात यह है कि उन्होंने जल का क्वथनांक, उबालने का ताप 0 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक जमाने का ताप 100 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया। तथापि इस क्रम को बहुत शीघ्र ही उलट दिया गया। उन्होंने ऐसा करा था 0 डिग्री से अब 100 डिग्री तक, और अब इसका उल्टा आपने देखा, -10 डिग्री से 110 डिग्री कर दिया गया है। उम्मीद है आपको सबको समझ आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।